क्लास 12th हिंदी विषय वैकल्पिक में आज पुनः आप लोगों के काव्यखंड का छठा पाठ उषा दूसरे भाग के रूप में पढ़ाने जा रहे हैं। पहला भाग आपका तो पढ़ाया जा चुका, उषा शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित ये कविता है, जिसके पहले भाग में आपका आधा ही अंश हो चुका था। तो आज हम इस कविता का दूसरा भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आइए जो अर्धांश था उसके आगे से फिर पढ़ना शुरू करते हैं। उषा, शमशेर बहादुर सिंह जी यहाँ उषा का वर्णन किए हैं, एक नए प्रतिमानों के द्वारा, नए बिंबों के द्वारा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था। और बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि संपूर्ण कविता में उषा कविता का संपूर्ण भाग उत्प्रेक्षा अलंकार से अलंकृत है। संपूर्ण भाग में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे आपको ध्यान देने वाली बात यह होगी इसमें, जैसे प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ पर जैसे, सम, सदृश, सरिस आदि का प्रयोग किया गया है। लेकिन यह बात आपको समझनी है कि उपमा अलंकार नहीं, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दर्ज की जा रही है। यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनु, मनु, मनहु, मानो इत्यादि वाचक शब्द यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, उपमा जैसा हमें लग रहा है, ठीक है, लेकिन प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ पर एक तरह से उत्प्रेक्षा है। यहाँ पर संभावना दर्ज की जा रही है कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, जो प्रातःकालीन भोर का समय है, और उस भोर के समय में जो आकाश की एक छवि है, जो आकाश की सुंदरता है, जो उसका रूप है, वो ऐसा लग रहा है कि मानो नीला शंख हो। इसकी व्याख्या इस तरह है, कुछ इस तरह से व्याख्या आने के कारण हम यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार मानते हैं, न कि उपमा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। कविता का इतना भाग आपको पहले ही भाग में पढ़ा दिया गया था। ठीक, यहाँ से अब पढ़ाना शुरू करते हैं जो दूसरा भाग में सम्मिलित है। तो बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। शमशेर बहादुर सिंह जी ने गांव की वस्तुओं के द्वारा, गांव की सामग्रियों के द्वारा विभिन्न उपमानों को लिया है, जो जीवन की एक नई शुरुआत को दर्शाते हैं, प्रतिदिन की एक नई शुरुआत को दर्शाते हैं। घर गृहस्थी का जो काम होता है, जो नित्य प्रति होना ही है, घर की सफाई सुबह होनी ही है, भोजन बनना ही है, चूल्हे चौके को साफ करना ही है। गांव का वातावरण हो या शहर का वातावरण हो, वहां पे चूल्हे चौके की बात हो रही है। यहाँ पर भी आपके गैस चूल्हे की बात होगी, इसे तो भी गैस वाला चूल्हा ही कहते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गए। और फिर कवि लिखता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। एक ऐसे वातावरण
का समावेश बताता है कवि कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट जो होता है वो काले रंग का होता है। सुबह साफ सफाई के साथ, चूल्हे चौके की सफाई के साथ, भोजन की तैयारी के साथ बच्चों का पढ़ना भी आरंभ होता है। सुबह बच्चे उठकर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर स्लेट का भी प्रयोग हुआ है। गांव के परिवेश से ही नहीं, शहर के परिवेश से भी जुड़ा हुआ है। प्रतिदिन सुबह यह कार्य तो होना ही है। ठीक है, इसलिए कवि यहाँ पर लिखता है, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। वह चाहता तो कोई दूसरा भी उपमान यहाँ दे सकता था। अगर वो चाहता तो कोई दूसरा उपमान भी यहाँ रख सकता था, लेकिन वह प्रतिदिन जो जीवन की शुरुआत होती है वहां से उपमान लेता है और दो अर्थों में इसका प्रयोग करता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट क्या है? स्लेट काले रंग का होता है। और थोड़ा सा जो सुबह सुबह हमें दिखाई देता है अंधकार, आकाश में एक अंधकार दिखाई देता है सूर्योदय के पहले, और जैसे जैसे सूर्योदय का समय नजदीक आता जाता है, पास आता जाता है, आकाश में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो स्लेट पर जैसे स्लेट का रंग थोड़ा सा सांवला होता है, काला होता है, ठीक उसी तरीके से अभी अंधकार भी है। प्रातःकाल होने के पहले, सूर्योदय के होने के पहले प्रातःकाल, अभी उषा का काल है। ये उषा काल यानी प्रातःकाल, तो जब सूर्योदय का समय होने लगता है वो भी प्रातःकाल है। तो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। एक अंधकार में सूर्योदय का होना, सूर्य का उदित होना किस तरह से हमें प्रतीत हो रहा है कि जैसे इस स्लेट पर बच्चा सुबह पढ़ना लिखना शुरू करता है, जैसे लाल खड़िया चाक से वो चारों तरफ से स्लेट को रंग दिया। स्लेट पर लाल खड़िया चाक का मलना वो उषा काल के लिए एक उपमान बन जाता है। ठीक है, तो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, एक उपमान वहां दे करके कवि बताता है कि आकाश इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे सबसे पहले तो वो बताता है कि नीले शंख के जैसा, फिर बहुत काले से जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ठीक है, राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। इसके बाद फिर कवि बताता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इस उपमान के साथ साथ वह गांव के दृश्य को भी जोड़ना चाहता है कि सुबह सुबह बच्चे पढ़ने लिखने के लिए भी बैठ जाया करते हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और फिर आगे कवि कहता है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह की जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह की जैसे हिल रही हो। ये प्रातःकाल का स्नान है, युवतियों के स्नान का समय है, जब स्त्रियां घर पे सुबह सुबह स्नान कर लेती हैं, क्योंकि न रसोई में जाना होता है। तो रसोई में जब भी वो प्रविष्ट होंगी तो बिना स्नान ध्यान के कैसे प्रविष्ट होंगी। इसलिए यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह कि जैसे हिल रही। सूर्योदय का समय, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह की जैसे हिल रही हो, यहाँ से क्या तात्पर्य है? अब जब सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य का निकलना मुझे कैसा प्रतीत हो रहा है? एक तरफ से सूर्य निकल रहा है, अंधकार जा रहा है, ठीक है, आकाश नीला मुझे दिखाई दे रहा है। तो नील जल में ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बहुत ही नीला जल हो और उस नीले जल में कोई गौरांग युवती स्नान कर रही है जिसका अंग गोरा है। ठीक है, गौर वर्ण वाली युवती जैसे कोई नीले जल में स्नान कर रही हो, और उसकी जो शरीर है, जो काया है, वो जल के बाहर झिलमिलाने का अर्थ जैसे वो झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह कि जैसे हिल रही हो। ठीक है, वहां हिलना बताया जा रहा है, जैसे सूर्य का उदय होना होता है,
तो अंधकार जा रहा है, वो एक तरह से आकाश नीला दिखाई देने लगा है और नीले आकाश उस नीले नीले रंग में सूर्य का उदित होना दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नीले जल में गौर वर्ण की युवती स्नान कर रही है। एक नए उपमान, ये उपमान कोई ऐसे नहीं है कि जिन जिन उपमानों को मैंने कभी आंख से ही ना देखा हो। अब चंद्रमुखी कह दिया जाता है किसी को तो चंद्रमा के समान मुख वाली तो ठीक है, लेकिन मैंने चंद्रमा को केवल देखा है, कभी इसको तो स्पर्श ही नहीं किया। चंद्रमा का ना तो मैंने कभी स्पर्श किया, ना बहुत पास से उसको छू करके एहसास किया कि चंद्रमा कैसा है। लेकिन इन उपमानों को तो मैंने अपने हाथ से भी छुआ है, हाथ से मैंने इसका स्पर्श किया है, उसे महसूस किया है, उसको देखा है, उसको जानते हैं। तो नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल दे कि जैसे हिल रही हो। मैंने नीले जल को भी देखा है, नीले जल में स्नान भी किया है। ठीक है, आपके यमुना जी का पानी है, थोड़ा सा सांवला है, लेकिन वह नीले रंग की याद दिला देता है सांवला होने के कारण। तो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे कि जैसे हिल रही हो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे कि जैसे हिल रही हो। गौर वर्ण की मैंने युवती को भी देखा है, गौर वर्ण के व्यक्तियों को भी देखा है। अगर मेरा खुद का गौर वर्ण है तो मैंने अपने ही गौर वर्ण को देखा है कि गौर वर्ण की शरीर कैसी होती है, काया कैसी होती है। तो ऐसे उपमानों का यहाँ पर प्रयोग किया। कहते हैं ना कि उपमेय से उपमान बड़ा होता है, उपमेय से उपमान बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि गौर जल में, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे कि जैसे हिल रही हो। और फिर आगे कवि लिखते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी कि जादू टूटता है इस उषा का। एक जादू के समान मुझे लग रहा था कि ये नीला शंख दिखाई दे रहा है, फिर राख से लिपा हुआ चौके की तरह ये मुझे दिखने लगा आकाश। तत्पश्चात फिर से मुझे इसका रंग कैसा दिख रहा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। फिर मुझे ये काली सिल के भांति आकाश दिख रहा है, और केसर एक फूल का नाम है, और लाल केसर, लाल रंग के उस केसर से, फूल से जैसे कोई सिल को धुल देता है। गांव का वातावरण, सर्वप्रथम जब भी आप की दैनिक जीवन की शुरुआत होती है, प्रतिदिन की बात है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी आकाश यानी उषा का जो वर्णन करते हैं, वो जिस भी विभिन्न उपमानों का प्रयोग इसके लिए करते हैं, वो सब गांव से जुड़े हुए उपमानों का प्रयोग करना चाहते हैं, और हम आप उसके साक्षी हैं, उसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे कि जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है अब इस उषा का। इस उषा का अब जो जादू टूट रहा है वो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। फिर कहते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे कि जैसे हिल रही। कितने सारे उपमानों का प्रयोग किया यहाँ पर कवि, और फिर अंत में हमारे भ्रम को दूर करता है। वैसे तो मेरा और आपका भ्रम पहले से ही दूर है कि सूर्योदय होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से इस सूक्ष्म कल्पना के साथ, इस सूक्ष्म निरीक्षण के साथ, इन विभिन्न उपमानों के साथ इस कविता की रचना कर डाली है कवि ने, इतने सारे उपमान, इतने सारे सूक्ष्म निरीक्षण, इतनी सारी कल्पनाएं हम लोगों के वश की बात नहीं। ठीक है, अंततोगत्वा कवि कहता है और जादू टूटता है इस उषा का। वह जादू को यहाँ पर समाप्त करना चाहता है कि इतने उपमानों के बाद अब कोई उपमान शेष नहीं रह गया है, और ये दर्शाता क्या है, ये प्रत्येक किसका है। तो जादू टूटता है इस उषा का, ये उषा काल का जादू टूट रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये जितना ये सारा माहौल बना हुआ था, इतनी सारी जो भूमिका बनी हुई थी, ये सूर्योदय का होना हो रहा था, सूर्योदय हो रहा है, यह सूर्यास्त का समय है, सूर्य उदित हो रहा है। इसी के विषय पर पूरी यह कविता लिखी गई उषा। निश्चित रूप से आपको यह पूरी कविता समझ में आ गई होगी। दो तरह से प्रश्न आते हैं काव्य खंड से, एक तो भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष।
भाव पक्ष में क्या है, भाव सौंदर्य भी आपसे पूछा जाता है, और कला पक्ष से कलात्मक सौंदर्य यानी जो भी काव्य के तत्व होते हैं उनके बारे में आपसे पूछताछ की जाती है। आइए समझ लेते हैं भाव सौंदर्य इसका क्या है। भाव सौंदर्य ये है कि विभिन्न उपमानों के द्वारा कवि आपको दैनिक जीवन से जोड़ना भी चाहता है, कवि आपको सूर्योदय के बारे में बताना चाहता है, और साथ ही साथ गांव के वातावरण का भी वर्णन करता है। वह यह बताना चाहता है कि जो सूर्योदय का समय होता है वह कितना अच्छा लगता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि पढ़ते हैं तो सुबह ही उठकर पढ़ते हैं। सूर्योदय के पहले हम सबको उठ जाना चाहिए। अब तो पता नहीं कितने लोग, जितने उपमानों का प्रयोग कवि करता है, इतने सारे उपमानों को हम लोगों ने महसूस भी कभी किया कि नहीं, जबकि सूर्योदय तो प्रतिदिन होता है। जिस दिन से मेरा इस धरती पर जन्म हो गया तब से सूर्योदय हो रहा है, उसके पहले भी हो रहा था, हम लोग प्रतिदिन उसे देख रहे हैं, लेकिन इन उपमानों के बारे में समझ नहीं पाते क्योंकि उस पर मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। सूर्योदय का महत्व हम समझते ही नहीं। मुझे प्रातःकालीन उठना है, इसे भी नहीं समझ पाते। देरी से सोते हैं और देर से उठते हैं। ये भाव सौंदर्य हो गया इसका। इसके माध्यम से कवि हमें प्रातःकालीन छटा के बारे में बताता है, इसकी शोभा के बारे में बताता है। कला सौंदर्य है जो बेटा, कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं, यहाँ पर तद्भव और तत्सम दोनों तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद की रचना है। ग्रामीण उपमानों का प्रयोग करने से कविता सरल एवं सहज हो जाती है, जो पाठक वर्ग को, छात्रों को आसानी से समझ में आ सकती है। ये आपका कलात्मक पक्ष है। अलंकार, संपूर्ण पाठ में उत्प्रेक्षा अलंकार की अनुभूति होती है। इसके बाद अब आपको पढ़ाना है आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्नों को भी समझ लेते हैं। वैसे तो आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि जो आपके पाठ में 2-4 प्रश्न दिए हैं केवल वही पूछे जाएं। व्याख्यानमाला के आधार पर जो भी आपको व्याख्या की गई, आप व्याख्या को आत्मसात करें, उसे ठीक ढंग से समझने का प्रयास करें, फिर तो आप सारे उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी किताब में पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। पहला प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक का है कि कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। निश्चित रूप से गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। मैं एक बार फिर शुरू से कविता को पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि गांव की ये जो गतिशील क्रिया है किस तरह से है। गांव की सुबह का कैसा वर्णन है, गांव की सुबह का वर्णन क्या है। शहर में आपके यहाँ लोग चाहे सुबह उठे या ना उठे, गांव में सारे लोग उठ जाते हैं, समय से उठ जाया करते हैं, ठीक। उसके बाद उनकी जो नित्य क्रिया होती है, चूल्हे चौके की सफाई, स्लेट का जिक्र आया है, यानी बच्चों को पढ़ना भी है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दें, सुबह सुबह स्नान भी करना है, और जादू टूटता है। सभी अभी उषा का सूर्योदय हो रहा है, अब लोग अपने अपने कार्य में लग जाएंगे, ठीक। तो बेटा यहाँ पे लिखा गया है कि कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। भोर के समय आकाश नीले शंख की तरह पवित्र सा लगता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। घर की साफ सफाई, चूल्हे चौके की सफाई करना, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। वर्णन करता है कवि यहाँ पर उषा काल का, लेकिन जो बिंब योजना बन रही है वो गांव का जो वातावरण है वो एक गतिशील चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गांव का एक गतिशील शब्द चित्र है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल है, लाल केसर से धुल गई हो। सिल को भी साफ किया जा रहा है। मिर्च मसाला पीसने के लिए होता है ना, पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे सिल कहते हैं।
स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी होगी। साफ सफाई के बाद बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, पढ़ना भी शुरू करेंगे। स्लेट लेकर प्रातःकाल छोटे छोटे बच्चे पढ़ने भी बैठ जाया करते हैं। गांव के गतिशील शब्द चित्र का ही वर्णन है ये। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे की जैसे हिल रही हो, ये भी उपमान है। और सूर्योदय की जो शोभा को यहाँ दिखाया जा रहा है, जो प्रातःकालीन आकाश का वर्णन हो रहा है, उसके साथ साथ अब नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे की जैसे हिल रही हो, यानी सुबह के लोगों का स्नान फिर और जादू टूटता है अभी उषा का सूर्योदय। तो इसका उत्तर आप इस तरह से ले सकते हैं। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, सोदाहरण प्रतिपादित कीजिए। तो अब आपने अगर पूरे पाठ को पढ़ लिया तो आपके पास तो तमाम उदाहरण आ गए, तो उस उदाहरणों के माध्यम से आप उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है जैसे भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठकों से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका, यह तो एक उपमान हो गया और फिर कोष्ठक में रख दिया गया है कवि के द्वारा कि अभी गीला पड़ा है। इसके द्वारा क्या स्पष्ट होता है, कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है कोष्ठक में रखे गए शब्दों के द्वारा? ध्यान से समझिएगा। यह वास्तव में जो ऊपर की पंक्ति है उसी के अर्थ में इसका भी प्रयोग हुआ है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यह एक तरह से उस पंक्ति का पूरक है, ठीक है, उसी का पूरक है। लेकिन विशेष अर्थ देने के लिए कवि या लेखक उन बातों को कोष्ठक में रख दिया करते हैं। विशेष अर्थ देने के लिए मात्र अगर इतना ही लिखते कि राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका, तो एक उपमान तो आया मेरा कि ठीक है राख से लिपा हुआ चौका है लेकिन अभी गीला पड़ा है। इससे एक विशेष अर्थ आया कि यानी सुबह सुबह का जो समय होता है, जो प्रातःकालीन समय होता है, जो प्रातःकालीन में सूर्योदय का वक्त होता है, उस समय चारों तरफ एक नम का वातावरण होता है, एक नमी सी दिखाई देती है, ओस की बूंदें चारों तरफ, है ना, ओस पड़ी रहती हैं, तुषार आप देखेंगे चारों तरफ, है ना। तो इन तुषार ओस पर्यायवाची शब्द हैं इसके। तो निश्चित रूप से जो एक नमी का आभास हो रहा है वो ब्रैकेट में लिखे गए इस शब्द के ही द्वारा हो रहा है कि अभी गीला पड़ा, ठीक है। तो विशेष अर्थ होता है, बस इसीलिए कवि या लेखक इसे ब्रैकेट में लिख दिया करते हैं। प्रश्न आपके दो ही हैं इस पाठ में, यहीं पर समाप्त हो जाते हैं प्रश्न भी। ध्यान दीजिएगा कि जैसे कुछ अन्य प्रश्न परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से पाठ में से अगर आपको मैंने इसकी व्याख्या कर दी तो देखिए कुछ प्रश्न है यहाँ पर जो कि पाठ से ही संबंधित है, दूसरे पाठ से नहीं है। आप अपने में तर्क लगाएं कि क्या आप उनके उत्तर देने में सक्षम। जैसे पहला प्रश्न है सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर बताइए। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर बताइए, तो सूर्योदय होने के पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं बड़े ही अच्छे ढंग से आप बता सकते हैं। प्रातः था बहुत नीला शंख जैसे, सर्वप्रथम तो मुझे आकाश ऐसा दिखाई दिया कि जैसे वो नीले शंख के समान लगा, जैसे वह नीला शंख हो, मानो वह नीला शंख के समान लग रहा है, मानो। उत्प्रेक्षा अलंकार आपको जरूर डालना है इसमें, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप जैसे करके उपमा अलंकार को समझ बैठेंगे। तो प्रातः था बहुत नीला शंख जैसे, क्या क्या परिवर्तन दिख रहा है? सबसे पहले तो मुझे आकाश नीले शंख की भांति लग रहा है, मानो नीला शंख ही वो। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, दूसरा उपमान, दूसरा परिवर्तन। बहुत काली से जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, तीसरा उपमान। चौथा स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, चौथा हो गया। पांचवा नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे की जैसे हिल रही, चौथा। अगर आपने पाठ को समझ लिया तो फिर उन उपमानों के लिखने में क्या समस्या है, यानी आप इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही अच्छे ढंग से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह की जैसे हिल रही।
यही जादू है, जो प्रातः काल होते ही, जो सूर्योदय होते ही ये जादू टूट जाता है और इसी के साथ मेरा भ्रम दूर हो जाता है। नील जल में या किसी की गौर झील, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पूर्व की दिशा में, प्राची की दिशा में नीले जल में कोई गौरांग युवती यानी गौर वर्ण वाली, गोरे बदन वाली युवती जैसे स्नान कर रही है नीले जल में। नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह की जैसे हिल रही हो, ऐसा कवि के अनुसार बताने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और वास्तव में अगर सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर हम खड़े होकर इसका अवलोकन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे नीले जल में वास्तव में कोई युवती जैसे स्नान कर रही है, क्योंकि वो जो सूर्य निकलता रहता है ना बेटा, उस समय आकाश का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है, ठीक। और इसमें सूर्य का निकलना ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि जैसे कोई गौरांग युवती नीले जल में स्नान कर रही और उसका बदन झिलमिला रहा, उसकी शरीर मुझे झिलमिलाती हुई दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न ही ऐसा है कि उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए, सूर्योदय के बाद टूट जाता है। तो यही जादू सूर्योदय के बाद टूट जाता है कि यह कोई गौरांग युवती नहीं है, बल्कि यह सूर्य उदित हो रहा है और यह कोई नीला जल नहीं है, बल्कि वह नीला आकाश है। ये जादू टूटता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, इसका आशय स्पष्ट करें। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय स्पष्ट कैसे करेंगे आप? स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, कितने अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। मैं तो सोचता हूं कि 1 2 3 4 नहीं, आप लोगों से कम 2-400 प्रश्न इसमें से पूछे जाए तो भी आप इसके उत्तर दे सकते हो, क्योंकि सबसे जो पहली मेहनत होती है ना, वो व्याख्या पर होती है। अगर व्याख्या आपको समझ में आ गई है तो फिर प्रश्नों का उत्तर देना असंभव नहीं, बिल्कुल सरल है। देखिए, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय आप कैसे स्पष्ट करेंगे? मैंने पहले भी बताया कि स्लेट पर एक तरह से जो स्लेट है, स्लेट को अंधकार युक्त जो अभी आकाश दिखाई दे रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है। सूर्योदय के पहले का जो आकाश है उसे बताया जा रहा है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। लाल खड़िया चाक का मलना, तो ये सूर्योदय की तरफ जो समय अग्रसर हो रहा है, जो समय बढ़ रहा है, राख से लिपा हुआ चौका के बाद बहुत काले से जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, इसके बाद आता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो, ठीक। तो वो अंधकार का प्रतीक है और जल लाल खड़िया चाक जो है वो सूर्योदय, सूर्य के धीरे धीरे उदित होने का प्रतीक। बस यही आशय है इसका। लालिमा युक्त कवि कहता है कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है निश्चित रूप से, और उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया या लाल मिट्टी से उसको मल दिया, लाल खड़िया चौक उस पर चला दी गई। भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा दी गई है, क्यों? इसका भी उत्तर आप लिख सकते हैं, क्योंकि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, ठीक है। वो विभिन्न उपमानों के द्वारा प्रातःकालीन के शोभा का वर्णन करता है कवि, ठीक है। उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता व उज्ज्वलता से संबंधित पंक्तियों को बताइए। जैसे राख से लिपा हुआ चौका, ये सब शुद्धता का ही तो प्रतीक है ना। निर्मलता, बहुत काले सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई है, ये सारी पंक्तियां हैं। तो इस तरह से आपका पाठ ये भी संपन्न होता है। 2 भागों में है, ध्यान दीजिएगा। पहला भाग, इसका 2 भाग बना हुआ है, एक पहला भाग है और एक दूसरा भाग है। दोनों भाग को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कोई भी भाग छूटने न पाए। पाठ में जो भी प्रश्न है उसे भी ध्यानपूर्वक समझिएगा। और भाव पक्ष और कला पक्ष, इन दोनों का विशेष रूप से प्रयोजन है इसमें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे भाव पक्ष भी पूछा जाता है। भाव पक्ष क्या है कि जो कवि कहना चाहता है, और कलात्मक पक्ष क्या है कि कविता के माध्यम से जिन काव्य तत्वों का प्रयोग हुआ है, रस, छंद, अलंकार, भाषा शैली, मुहावरेदार है, तत्सम प्रधान शब्दावली है या तद्भव प्रधान शब्दावली है ना, रूढ़ शब्द ज्यादा हैं, यौगिक शब्द हैं, देशज हैं, ये सब आपके कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। ओके बेटा, धन्यवाद। फिर हम अगले पाठ के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे दूसरे वीडियो में।